आज हम आपको सुनोज गाइड टू लाइफ में बताएंगे थाने में कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं, मसाइल अभी भी वहीं पे हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा होता नहीं। FIR जो है रजिस्टर करने में भी बहुत सारे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं। क्राइम जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, रिकवरी मिलती भी है कि नहीं मिलती, ओवरकम किया जा सकता है अगर अफसरान जो है उस पर भी कीप एन आई रखे। क्या आप कभी थाने गए हैं? पुलिस वालों का आपसे रवैया कैसा था? क्या आपकी FIR टाइमली दर्ज की गई? चोरी और डकैती की सूरत में क्या आपको आपके सामान की रिकवरी मिल गई? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सारे मसाइल का हल आज हम आपको सुनोज गाइड टू लाइफ में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। थाने में अगर कोई भी जाता है तो उसको कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं? पहले ये होता था कि मोहर्र साहब के पास जाके दरख्वास्त देते थे, मोहर्र साहब जो है वो दरख्वास्त को SHO को देते थे और SHO फिर वो मार्क करते थे किसी ना किसी को, जी फलान जो IO है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको परसू करेगा, सुनेगा और उस पर मुकदमा बनता है वो उस पर करेगा। लेकिन अभी कोई भी एप्लीकेंट अगर थाने में जाता है तो उसने सबसे पहले क्या करना है कि उसने जाते ही फ्रंट डेस्क पे मशीन पड़ी हुई है, उसने वहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन में कोई काम है या ऑपरेशन में कोई काम है या खिदमत सेंटर में कोई काम है तो उसने वो प्रेस करना है बटन और उसके अकॉर्डिंगली रिसीट बाहर आनी है और वेटिंग रूम में एप्लीकेंट ने अब वेट करना है। वेट करने के बाद उसकी बारी आएगी, फ्रंट डेस्क पे जाएगा, फ्रंट डेस्क वाले उसकी बात सुनेंगे, उससे एप्लीकेशन लेंगे या जो भी उसका मसला है उसको सुनेंगे और उसको वो उसी तरह से एड्रेस करेंगे। मसाइल अभी भी वहीं पे हैं जो पहले से 8 से 10 साल पहले, जो 8 से 5 साल पहले या 8 से 2 साल पहले थे। कोई बंदा दरख्वास्त देता है, दरख्वास्त देने के बाद हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है उसके मुताबिक एप्लीकेशन जो दी जाती है, फ्रंट डेस्क की जो रसीद मिलती है उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये 7 दिन के अंदर जो है इसको रिजॉल्व करना है। आपकी जो रसीद की जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है कंसर्न IO को और IO की डिटेल्स आपके पास आ गई। अब होना ये चाहिए कि जैसे एप्लीकेशन सबमिट हुई उसके विद इन 24 आवर्स जैसा केस है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे IOs हैं उनको ये चाहिए कि वो एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि विद इन 24 आवर्स दे विल हैव टू गिव देम कॉल, जो एप्लीकेंट है और उससे रब्ता करे, उससे पूछे कि सारा मामला क्या है और सारे मामले के बाद उसको उसी तरह से रिजॉल्व करे। लेकिन होता ये है कि 3-3 दिन 4-4 दिन जो एप्लीकेंट है, क्योंकि जिसके साथ वकूआ हुआ होता है उसको ये होता है कि फौरी तौर पे मेरा हल निकले और मैं फटाफट, लेकिन ऐसा होता नहीं और वो एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं। एक IO के पास अगर 20 एप्लीकेशन आ गई हैं विद इन 2-3 डेज़ तो उसने क्या करना है कि सिस्टम में डाल देना है कि जनाब ये जो 20 में से 14-15 जो एप्लीकेशंस हैं इनको मैंने सुन ली है और जो 3-4 पड़ी हुए उन्हें पेंडिंग में डाल सकते ताकि सिस्टम में ये महसूस हो कि जनाब कारकर्दगी हो रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं। मसले तो हमने सुन लिए लेकिन अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा? CCP लाहौर यहाँ पर तैनात हुए तो उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की तो हमने खुद देखा कि थानों में SHO साहिबान को या अमले को ये कहते हुए यार फौरी तौर पे ये काम करना है वरना तो शेख उमर साहब CCP साहब ना वो आप पूछ लेंगे, क्योंकि उनका एक सीधा फंडा था। उन्होंने ये कहा था कि जो काम एप्लीकेंट आता है उसको सुने और उसका मसला हल करे, ख़त्म। अगर उसको डिले करेंगे तो देन आई एम गोना आस्क यू। अब अगर एक SHO या कोई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी भी चीज़ में मैनिपुलेशन में पाया जाता है तो अफसर के पास सबसे बड़ा जो एक डेकोरम है वो कहता है जी इसको क्लोज़ कर दे और क्लोज़ करने के बाद इंक्वायरी जो है इस पर इनिशिएट ले लिया जाए। अब जो इंक्वायरी करने वाले लोग होते हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से अप्रोच हो जाते हैं। एक ऑफिसर जो है वो क्लोज़ कर रहा होता है, दूसरा कहता है यार पंजाबी में लफ्ज़ है मंडा मंडा डाल दें, मंडा मंडा कहते हैं कि यार इसको थोड़ा सा मैनेज करें। अब मसला ये है कि जब तक 110% सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो FIR जो है रजिस्टर करने में भी बहुत सारे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। एक तो वो क्यों करते हैं और एक आम शहरी को अगर हमने बहुत सिंपल वे में समझाना हो कि भाई वो इस तरह जाए और वो FIR रजिस्टर बड़े आराम से करवा सकता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? FIR की ना क्लासिफिकेशंस हैं बेसिकली। अगर आपके साथ स्नैचिंग हो गई, किसी भी थाने की हदूद के अंदर जब स्नैचिंग होती है या डकैती का मुकदमा होता है, जो मुतलका SHO उसके लिए थोड़ी सी परेशानी का बाइस इसलिए होती है क्योंकि उसके इलाके में, उसके एरिया में क्राइम जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। अब वो स्नैचिंग या डकैती में जब वो रिपोर्ट्स जाएंगी ऊपर तक तो वो फिर ये होता है कि यार ये जो थाना है इसमें बहुत ज़्यादा क्राइम है, SHO साहब जो है वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो फिर होता ये है कि कोई जो मुकदमा भी लेके जाते हैं ना थाने में, कोई एप्लीकेंट जाता है या कोई 15 की कॉल चलती है तो उसमें इस तरह के मसाइल भी हैं कि उनको परेशानी ये आती है कि वो दफ़ात चेंज करके अपनी जान भी छुड़ाते हैं। किसी की बाइक चोरी हो जाती है और वो ये एक्सपेक्ट करता है पुलिस स्टेशन से कि भाई मुझे रिकवरी दी जाए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आया रिकवरी मिलती भी है कि नहीं मिलती? मोबाइल स्नैचिंग, बाइक गाड़ी का जो मामला है या कोई भी ऐसी आपकी जो नकदी है जब आपसे छीनी जाती है
जब आप उसका मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो बरामदगी पे लोगों को गाड़ियाँ भी वापस हो रही होती हैं, नकदी भी वापस हो रही है, स्पेशली ऑर्गेनाइज क्राइम में भी वो चीज़ें वापस करते हैं। थोड़ा सा एक लूप होल है कि जो आईओज़ हैं वो अगर बरामदगी करते भी हैं तो उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा फैक्टर है, उस पर भी ओवरकम किया जा सकता है अगर अफसरान जो हैं उस पर भी थोड़ा सा कीप एन आए रखें।